बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 1 अगस्त है, साल 2022, सोमवार का दिन, सुबह का वक्त, नई सुबह, प्यारी सुबह, खूबसूरत सुबह। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेश हैं, तरोताज़ा हैं, खैरियत से हैं, एनर्जेटिक हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। जी नाजरीन, सुबह का प्रोग्राम है और हस्बे मामूल सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है हिंदुस्तान की तारीख, जिसमें हम अकबर बादशाह के 9 रत्नों को डिस्कस कर रहे हैं, उन पर रोशनी डाल रहे हैं, उनका तज़किरा हो रहा है। पिछले प्रोग्राम में हमने छठा रत्न मुकम्मल कर लिया था। आज हम 7वें रत्न के बारे में पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नशर करने जा रहे हैं, बताने जा रहा हूँ आपको आपके बारे में कि 7वां रत्न कौन सा था। इसके बाद 2 बाकी रह जाएंगे। 9 रत्न पूरे करने के बाद फिर इंशाअल्लाह अल अजीज हम शहजादा सलीम यानी जहांगीर के दौर में दाखिल होंगे और उसके दौरे हुकूमत को डिस्कस करेंगे। और यूं हिंदुस्तान की तारीख आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक कहा जाता है कि अकबर आज़म के 9 रत्नों को डिस्कस न किया जाए, उनकी बात न की जाए, दौरे अकबरी, मुगल आज़म का दौर मुकम्मल ही नहीं होता। इतनी अहमियत थी इन 9 बंदों की, 9 पर्सनैलिटीज़ की, 9 शख्सियात की, अकबर आज़म की ज़िंदगी में भी और उसके दरबार में भी, उसकी बादशाहत में भी, उसके तख्त के इर्द गिर्दो नवा में भी। खैर, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है राजा मान सिंह। 7वां रत्न अकबर बादशाह का, राजा मान सिंह। जी मैं अभी आपको इसका नाम लिख कर दिखाई देता हूँ। ये साहब हैं जी 7वां रत्न अकबर बादशाह का। ये साहब है जी राजा मान सिंह। ये 7वां रत्न है, 9 रत्नों में से एक है। इसके बारे में आज मैं आपको इब्तदाई ढांचा, इसका मुख्तसर सा तारुफ करवा कर क्लोजिंग करूंगा। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले 2-3 प्रोग्रामों में इसकी तफसीलात बताकर इसको भी क्लोजिंग की तरफ लेकर के जाएंगे और फिर 8वें रत्न की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज 7वें रत्न राजा मान सिंह को ही इसकी ज़िंदगी का इब्तदाई ढांचा और इसका मुख्तसर तारुफ मैं आपसे करवा देता हूँ। राजा मान सिंह जो है, इसके बाप का नाम था राजा भगवान दास। ये था जी इसके वालिद साहब का नाम, राजा भगवान दास। इसका ये बेटा था, ये नोट फरमा लें। और इसका जो दादा था उसका नाम था राजा भाड़ामल। राजा भाड़ामल ये रहा। ये थे जी, ये पोता, ये बाप और ये दादा। ये दादा, ये बेटा और ये पोता। राजा मान सिंह की हमने असल में बात करनी है, लेकिन शुरू यहां से करना पड़ेगा राजा भाड़ामल से। इसलिए कि इसी के साथ अकबर के साथ जिंदगी का जो ताल्लुक था वो जुड़ा, इसकी तारें जुड़ गईं, इसका राब्ता हो गया। वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन ये इन तीनों लोगों के नाम आप याद कर लें। ये पटना के करीब एक इलाका था हाजीपुरा। पटना के करीब, पटना एक बहुत मशहूर व मारूफ शहर है हिंदुस्तान का। पटना के करीब एक इलाका है हाजीपुरा, ये उसके जागीरदार थे। राजा भाड़ामल जो हैं ये हाजीपुरा के जागीरदार थे और खालिस्तान कौम के राजपूत थे और मजहब के हिंदू थे। हिंदुओं में इनका फिरका ब्राह्मण का था, ब्राह्मण हिंदू। और ब्राह्मण हिंदू थे ये। और ये नोट फरमाए, ब्राह्मण हिंदू थे ये। और इनका एक
कौम भी थी, यानी यूं कह लें कि इनकी एक गोत भी थी, उर्फियत भी थी, और वो थी कछोरा। कछोरा, ये नजर आ रहा है आपको? कछोरा, ये इनकी गोद थी, सब कास्ट थी। कौम के ये राजपूत थे, मजहब के लिहाज से ब्राह्मण थे, हिंदू थे, और फिरके के लिहाज से ब्राह्मण। ये फैमिली जो थी, इनका ताल्लुक कुछ इस तरह से बनता है। और कछोरा जो है, ये इनकी सब कास्ट थी, गोत थी, अल मारूफ। अब ये अपने इलाके का, बहुत बड़े इलाके का राजा था, महाराजा था, और इसका बहुत रोबो दबदबा था। इसने अपनी सियानत से, अपनी अक्लमंदी से, और अपनी राजा भाड़ामल की बात कर रहा हूं, राजा भाड़ामल की। हुआ ये कि इत्तेफाक के साथ उन दिनों उसी इलाके में दो बहुत बड़ी फौजों का टकराव होने जा रहा था। इत्तेफाक की बात देखें कि इसका तारुफ अकबर बादशाह से कैसे हो गया। इत्तेफाकन हुआ, दो बहुत बड़ी ताकतों का टकराव होने जा रहा था, कोई तनाज़ा, कोई जंग होने जा रही थी उसी इलाके में। और वो दो ग्रुप थे, उनमें से एक का नाम था शेर शाह। एक ग्रुप के धड़े के सरदार का नाम था शेर शाह जी। ये रहा एक बंदा, या एक ग्रुप, या एक धड़ा, ये था शेर शाह, और दूसरा था मजनून खान। ये दो धड़े थे, आपस में लड़ने जा रहे थे, और एक जबरदस्त किस्म का जंगो जदल का समा पैदा होने लगा था। बहुत सारी जानें, इंसानी जानें जाया होने का पूरा इम्कान था कि राजा भाड़ामल ने एक आगे बढ़कर इन दोनों में मसालहत करवाई, इन दोनों में टेबल टॉकिंग करवा के इनकी सुलह करवा दी। बहुत दिन, 3-4 दिन तक मेहनत करने के बाद उसका समर ये निकला कि एक बहुत बड़े जानी माली नुकसान के ज़िया का खतरा टल गया। और ये जब खबर पहुंची बादशाह अकबर तक, तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ, लगन पैदा हुई कि मैं राजा भाड़ामिल से मिलना चाहता हूं। अब राजा भाड़ा सिंह ने अपने बेटे भगवान दास और उसके बेटे राजा मान सिंह को भी साथ लिया, अपने पोते को, और चले गए बादशाह के दरबार में। और भी साथ उनके कई साथी थे। वहां पर बैठे बैठे एक अजीब वाकया हुआ दरबार में। हुआ ये कि साथ दरबार के साथ ही हाथियों का बाड़ा था। वहां पे एक हाथी बिफर गया, मस्ती में बिफरा हुआ हाथी वहां से बाड़ा तोड़कर बाहर निकला और वो दरबार की तरफ आ गया। और यहां दरबार में जब दाखिल हुआ तो सारे मुलाजमीन उठकर भाग गए। सब ने अपनी अपनी जान बचाने की, चीखो पुकार मच गया। लेकिन ये जो गिरोह था, ये राजपूतों का ये गिरोह अपनी जगह पे खड़ा रहा, इनमें से एक बंदा भी नहीं भागा। ये था वो वाकया जिसने अकबर आजम पर, मुगल आजम पर, इस खान वादे के बारे में बड़े गहरे नकूश छोड़े। इनकी दानाई और समझदारी और मसलहत कोशी का तो पहले ही पता था अकबर बादशाह को, लेकिन इनकी बहादुरी को भी आश्कार कर दिया इस वाक़े ने। इस दरबार में सबके सामने होने वाले इस वाक़े ने इनकी बहादुरी और दलेरी से भी पर्दा उठा दिया। और बादशाह को अब कोई शक व शुबा न रहा कि ये ख़ानदान, ये खानवादा, ये बरादरी, ये राजाओं का ये ख़ानदान वाकई दलेर भी है, फहमो फरासत वाला भी, अक्लमंद भी है, बुर्दबार भी है, और सबसे बढ़कर ये कि आपस में मिल बैठने का भी इनके पास हुनर है। लोगों की लड़ाइयाँ रुकवाने का भी हुनर, फ़न ये जानते हैं। फिर ये हुआ कि बादशाह अकबर ने सारा माजरा देखने के बाद इनसे ये कहा
इनकी रवानगी के वक्त ये कहा कि आपसे जल्द मुलाकात होगी, अब आपसे मेल मुलाकात होती रहा करेगी, आप जल्द अपने बारे में और मेरे बारे में खुशखबरियां सुनोगे। इस तरह की बातें अल्फाज कहकर इनको रवाना किया, इनके गिरोह को, राजा भाड़ा मल के गिरोह को। ये अपने बेटे राजा भगवान दास और पोते राजा मान सिंह के साथ वहां से दरबार। राजा मान सिंह का नाम आते ही में मुस्कुराहट क्यों आती है चेहरे पे, ये जानकर आप भी मुस्कुराएंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है, आज ही बताऊंगा कि इसका नाम जो है वो मुस्कुराहट से क्यों लिया जाता है। खास बात इसकी जिंदगी से रिलेटेड है, जिसे सुनकर वाकई मुस्कुराहट और हंसी आती है। जी खैर, वहां से ये चल दिए तो बादशाह सलामत ने बड़ी कोशिश की कि इसको अपने दरबारियों में, राजा भाड़ामल को अपने दरबारियों में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो किसी तौर शाही मुलाजमत करने पर रजामंद ना हुआ। कौन? राजा भाड़ामल, जो सरदार था अपने कबीले का, अपने खानवादे का, अपने ग्रोह का, अपनी जागीर का, और दादा था राजा मान सिंह का। उसने वो किसी तौर राजी नहीं हो रहा था कि मैं बादशाह की मुलाजमत क्यों करूं। तो आखिरकार बादशाह को, अकबर बादशाह ने बेहतरीन इसका हल निकाल लिया। वो ये कि मान सिंह की फुफ्फो से, यानी राजा भाड़ामल की बेटी से अकबर आजम ने निकाह कर लिया, शादी कर ली, उनको अपनी अजवाज में शामिल कर लिया, अपनी बेगमात में शामिल कर लिया और महल में जगह दे दी पूरे इज्जत व एहतराम के साथ। और यूं ये दो खानदान आपस में रिश्तेदार बन गए और एक दूसरे का दस्तो बाजू बनने के बाद ताकत तो बड़ी ही बड़ी। इनकी जो फहमो फरासत थी, कहा जाता है कि इस खानदान ने अकबर बादशाह में एक तो मिलनसारी पैदा की, दूसरा इसके अंदर इंसान दोस्ती पैदा की, और तीसरा इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये कि इसके अंदर इन्होंने मौका शनासी कह लें कि हर मौके पर ताकत भी काम नहीं आती और हर मौके पर मिन्नत भी काम नहीं कर पाती। कई जगहों पे ताकत का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, मगर कई जगहों पर झुक जाना मसलहत कोशी होता है, यही अक्लमंदी हुआ करता है। ये 4-6 ऐसी चीज़ें थी, वो सबक थे, वो रवश थी, वो आदत थी, जो कहा जाता है इसी राजा मान सिंह के खानदान से ही अकबर बादशाह के हिस्से में आई। और आगे चलकर मैं अगली किस्तों में आपको बताऊंगा इसकी जो बहन थी राजा मान सिंह की, यानी राजा भगवान दास की बेटी, राजा भगवान दास का बेटा था ना राजा मान सिंह, तो उसकी बेटी से आगे फिर शादी हुई शहजादा सलीम की, जो आगे जहांगीर के नाम से जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, मुगल आजम का बड़ा बेटा था। उसकी शादी होती है राजा मान सिंह की बहन से, और यूं जहांगीर जो था मुगल बादशाह, वो इसका बहनोई भी बन गया मान सिंह का। लेकिन ये दरबारी था, ये 9 रत्नों में शामिल था अकबर बादशाह के। अकबर बादशाह ने इसको वो इज्जत, वो मकाम, वो रुतबा, वो मर्तबा दिया कि जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। बहुत सी पहल तो इसको कहा जाता है कि शहजादा खुसरो बेटा था किसका? जहांगीर का। उसकी उस्तादी, उसकी तालीम और तरबियत का काम इसके हिस्से में आया, लेकिन वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में है। जवानी के दिनों में इसने यही कुछ किया। सबसे पहले ये कि इसको बहुत सी जंगी मुहिमात पे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ से इसने बहुत कुछ सीखा, लड़ाई की, जंग की हिकमत अमली बनाना, उस पर अमल दरामद करना, मुज़ाकरात करना, बुर्दबारी से काम लेना, अक्लमंदी से काम लेना, और जो काम मुज़ाकरात से हो सकता हो वो तलवार वहाँ ना निकालना, ये सारा कुछ इसी में था राजा मान सिंह में। और यही वो सिफात थी, यही वो खूबियाँ थीं जिन्होंने अकबर बादशाह के दिलो दिमाग में
घर कर लिया था और इसको दरबारे मुगलिया में 9 रत्नों में शामिल कर लिया गया था। इसके बाप को भी, इसका बाप 9 रत्नों में नहीं था लेकिन दरबारी मुलाजिम था। लेकिन मान सिंह जो था ये छोटे दर्जे का मुलाजिम था। बहरहाल मुलाजमत इसने इख्तियार कर ली थी और यूं ये 9 रत्नों में इसका शुमार होने लगा और 7वें रत्न के नाम से तारीख की किताबों में इसका नाम दर्ज किया हुआ है जी। अब मैं बताऊं मुस्कुराने वाली बात। कहा जाता है राजा मान सिंह की बीवियों की तादाद आपको पता है कितनी थी? तारीख की कुछ किताबों में 1500 लिखा हुआ है और कुछ किताबों ने थोड़ी सी रियायत देकर 1400 कर दिया। चलो अगर मान भी लिया जाए, कम भी मान लिया जाए, दूसरी रवायत को मान लिया जाए, तो भी इसकी बेगमात की बीवियों की तादाद कितनी हुई? वो थी जी 1400। ये तादाद थी इसकी बेगमात की 1400, 1400। तारीख में शायद ही किसी ने इतनी शादियां की हो जितनी इस बंदे के हिस्से में आए। 1400 बीवियों का इकलौता कामयाब। और फिर कहा जाता है जब इसकी वफात होती है तो इसकी वफात के वक्त जब इसकी चिता को जलाया गया तो वहां पे सती की जो रस्म हुई, सती की रस्म हिंदुओं में इस तरह हुआ करती थी कि जब खामद मरता है तो बीवी को भी जिंदा उसी चिता में, उसी आग में जला दिया जाता है जिसमें उसके खामद की लाश को जलाया जाता है। उसे सती कहा जाता था, सती की रस्म। अब तो शायद वो हिंदुओं में नहीं चल रही लेकिन चला करती थी सती की रस्म। और जब इसका आखिरी रसूमात मान सिंह की इसकी वफात का वक्त आया तो जो बीवियां इसके साथ सती हुई, पहले तो बहुत सी छोड़कर चली गई होंगी, कोई मर खप गई होंगी, लेकिन इसकी फौतगी में जो सती हुई, जो जिंदा जली इसकी चिता में, उनकी तादाद 60 थी। 60 बेगमात को इसके साथ जिंदा जलाया गया इसकी चिता में। और उस वक्त भी 60 बीवियां इसके पास इर्द गिर्द मौजूद थीं। कुछ भाग गई होंगी, कुछ दाएं बाएं, बहरहाल पता नहीं, उसके बारे में तारीख खामोश सी रहती है। 5 भाई थे जी राजा मान सिंह के। टोटल भाई इसके 5 थे। राजा भगवान दास की औलाद में से 5 बेटे थे। और मैंने आपको बताया कि पटना के करीब हाजीपुरा का इलाका जो था इनकी जागीर थी और छोटी सतह का ये मुलाजिम था। और इसकी वफात होती है जी 1614 ईस्वी में। राजा मान सिंह की वफात 1614 ईस्वी। ये सन है जी, ये साल है। अब तारीख किताबों में दर्ज नहीं है, मैंने कोशिश की है, मुझे सिर्फ साल ही मिल सका है। 1614 में 1614 में इसकी वफात हो जाती है राजा मान सिंह की। और इसको भी ये एजाज हासिल है रत्नों में से, 9 रत्नों में से, कि अकबर बादशाह के महल में भी, दरबार में भी, और उसके बाद उसके बेटे शहजादा सलीम यानी जहांगीर के दरबार में भी, दोनों में इसने मुलाजमत की, खिदमत सार अंजाम दी, और ये भी उन रत्नों में से शामिल था। और फिर सबसे बड़ी खूबी ये कि राजा, ये जो बादशाह था जहांगीर यानी शहजादा सलीम, उसने इसकी बहन से शादी कर ली थी। यूं ये साला बहनोई भी हो गए थे आपस में। और उनमें से एक बेटा पैदा हुआ जिसकी पैदाइश लाहौर में हुई और उसका नाम था खुसरो। ये शहजादा सलीम का बड़ा बेटा था जो राजा मान सिंह की बहन से पैदा हुआ। खुसरो लाहौर में पैदा हुआ और बड़ी खुशियां मनाई गई, जश्न का सा समा रहा। मुख्तसर करके मैं आपको बाकी की बात भी थोड़ी सी इख्तिसार के साथ बता देता हूं। मान सिंह की जो जंगी
तलवारबाजी थी, जिस जो इसकी बहादुरी और इसकी दीदा दलेरी थी, वो 1570 में खुलकर सामने आई। 1570 ईस्वी में ये वो साल था जब अकबर बादशाह ने गुजरात पर हमला किया, लश्करकशी की, फौजी चढ़ाई कर दी। वहां पे जो अपनी तलवार के जौहर दिखाए मान सिंह ने, गर्विदा कर लिया उसने अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कारकर्दगी से अकबर बादशाह को अपना दीवाना बना लिया। इस जंग में गुजरात पर यह हमला हुआ था। गुजरात को फतह करने के लिए ये लड़ाई 1570 में लड़ी गई थी। ये नोट फरमाने की बात है। 1570 में जब इसको मौका मिल गया तो इसने तलवार जनी के वो जौहर दिखाए कि अकबर बादशाह ने इसको एक फौज ब्रिगेड का सिपा सालार यानी इंचार्ज मुकर्रर कर दिया, और यूं इसको फौजी बहुत बड़ा ओहदा भी मिल गया। किसको? राजा मान सिंह को, 7वें रतन को, जिसकी बात हम कर रहे हैं। इब्तदाई ढांचा जो था वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह कल से इसकी मुख्तसर सी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो हुआ करता है हमेशा की तरह आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज बड़ा सिंपल और सादा लेके आया। जी, ये क्या लिखा है मैंने? हुकूमत। हुकूमत ही है ना, मतलब जो उसे कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं जो मुल्क का इंतजाम इंसराम चलाती है, उसे हुकूमत कहा जाता है। बताना आपको ये है, पहली बात तो ये नोट करें कि ये अरबी का लफ्ज है, अरबी का। और दूसरा, ये हुकूमत नहीं है, हुकूमत है। फिर से लिखता हूं, वो गलत है। ये देखें, हे के ऊपर पेश है। हम अक्सर औकात लिखने, पढ़ने और बोलने में हे के ऊपर जबर पढ़ देते हैं, बोल देते हैं, वो गलत है। लफ्ज है हुकूमत, हुकूमत नहीं। और ये कहां से निकला है? हुक्म से। निकला कहां से है? हुक्म। हुक्म से निकला तो हुकूमत बना, हुकूमत नहीं। ये जबर के साथ इसे ना बोलना भी गलत है, लिखना और पढ़ना भी मुनासिब नहीं है। इसे पेश के साथ पढ़ा करें। हे के ऊपर पेश है, हुकूमत या हुक्म, और हुक्म नहीं होता, हुक्म। ये भी गलती करते हैं हम। किसी से कहते हैं कि जी हमारे लिए क्या हुक्म है, हुक्म नहीं होता, लफ्ज है हुक्म। जी, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी मजेदार और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो रोजाना की तरह हुआ करता है आज की बात। आज की बात का आप कई लोग इंतजार कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात देखने में ये आया है कि कुछ इंसान, हमारे भाई, इसी माशरे का हिस्सा, अच्छे दिनों की तलाश में जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं, और तब जाके उनको ये पता चलता है, उनके इल्म में ये बात आती है कि जो दिन गुजर गए ना, वही मेरी जिंदगी के अच्छे दिन थे। मेरी बात को जरा सोचिएगा और इससे नतीजा अखज़ करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को अपने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियां समेटें और खुशियां तकसीम करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। हम सब का रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।